जरा सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोग, इतनी सारी भाषाएं, इतने धर्म, इतने कल्चर, इन सबको एक साथ लेकर चलना ये कोई आसान काम तो है नहीं, है ना? तो आखिर ऐसा क्या है जो इतने बड़े देश को जोड़े रखता है? वो है एक किताब, एक नियम पुस्तिका। और हमारे लिए वो किताब है भारत का संविधान। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। तो सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लिए नियम बनाए कैसे गए होंगे? ये कोई एक दिन का काम तो था नहीं। जरा अंदाजा लगाइए, कितनी बहसें हुई होंगी, कितनी सोच विचार हुआ होगा, और करोड़ों लोगों की उम्मीदों को एक दस्तावेज में समेटना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। और इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला? एक नंबर, 395। जी हाँ, जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ तो उसमें ओरिजिनल 395 आर्टिकल्स थे। ये नंबर अपने आप में बताता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने कितनी गहराई से हर पहलू पर सोचा था। तो चलिए इस विशाल दस्तावेज को थोड़ा आसान बनाते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किताब हमारे देश को परिभाषित कैसे करती है। फिर बात करेंगे हमारे यानी एक नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों की। इसके बाद सरकार के जो 3 बड़े पिलर्स हैं उन्हें समझेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि जब हालात बिगड़ जाए तो क्या होता है, और आखिर में क्या इन नियमों को बदला भी जा सकता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। देखिए, संविधान के शुरुआती आर्टिकल्स ही देश की पहचान तय कर देते हैं। जैसे कि आर्टिकल 1, उसमें साफ साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। बस ये एक लाइन, यही हमारे देश की पूरी बनावट और एकता की नींव है। अच्छा, देश की बात तो हो गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे हम सबसे जुड़ा है। एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जो हमारे और सरकार के बीच के रिश्ते को डिफाइन करते हैं। और ये अधिकार वाकई बहुत बुनियादी और जरूरी हैं। जैसे आर्टिकल 14, ये कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे कोई भी हो। फिर आर्टिकल 17, जो छुआछूत जैसी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करता है। और आर्टिकल 21, ये तो जीने का अधिकार देता है, पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है। तो आप देखिए, ये सिर्फ लिखे हुए नियम नहीं है, ये हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का एक वादा है। लेकिन सोचिए, अधिकार तो मिल गए, पर अगर कोई उन्हें मानने से इनकार कर दे तो उनका क्या फायदा? यहीं पर आता है वो आर्टिकल जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था, आर्टिकल 32। ये वो जबरदस्त पावर है जो हर नागरिक को मिलती है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कमाल है ना? तो देखिए, संविधान सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, वो एक बैलेंस बनाता है। अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। आर्टिकल 51A में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, देश में भाईचारा बनाए रखना, और एक बहुत ही जरूरी बात, साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देना। अच्छा, ये सारे नियम कानून तो बन गए, पर इन्हें चलाएगा कौन? देश को चलाएगा कौन? इसके लिए संविधान ने सरकार को 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा किया है। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, लेजिस्लेचर यानी विधायिका, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। यही तीनों मिलकर पावर को बैलेंस करते हैं और तय करते हैं कि देश कैसे चलेगा। चलिए, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव के हेड यानी हमारे राष्ट्रपति की शक्तियों पर एक नजर डालते हैं। आर्टिकल 52 से तो राष्ट्रपति का पद ही बनता है। आर्टिकल 72 उन्हें किसी की सजा माफ करने की शक्ति देता है, जिसे पार्डनिंग पावर कहते हैं। और एक बहुत ही खास पावर है आर्टिकल 123 में। ये राष्ट्रपति को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत देता है। मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में न हो तब भी वो एक टेम्पररी कानून बना सकते हैं। और यही एक बड़ी मजेदार बात है, जैसी पावर सेंटर में प्रेसिडेंट के पास है ना आर्टिकल 123 के तहत, वैसी ही पावर स्टेट्स में गवर्नर के पास होती है आर्टिकल 213 के तहत। ये दिखाता है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें सेंटर और स्टेट्स की बनावट कितनी मिलती जुलती है, एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, लेजिस्लेचर यानी वो जगह जहाँ कानून बनते हैं, हमारी पार्लियामेंट। इसके 2 सदन हैं जैसा कि हम जानते हैं। एक है लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, जहाँ सीधे हमारे चुने हुए नुमाइंदे बैठते हैं, और दूसरा है राज्यसभा,
काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो राज्यों की आवाज है। और हाँ, अगर कभी दोनों सदनों में किसी बिल पर सहमति ना बने तो एक रास्ता है आर्टिकल 108, जिसके तहत एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है ताकि डेडलॉक तोड़ा जा सके। पर सारे बिल एक जैसे नहीं होते, ये भी जान लीजिए। एक खास तरह का बिल होता है जिसे कहते हैं मनी बिल, जिसका जिक्र है आर्टिकल 110 में। अब जैसा नाम से ही जाहिर है, ये पैसे, टैक्स, सरकारी खर्च से जुड़ा होता है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पैसा तो जनता का है और लोकसभा में जनता के डायरेक्ट नुमाइंदे बैठते हैं। और अब तीसरा और सबसे अहम स्तंभ, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। आर्टिकल 124 हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है। ये सिर्फ आखिरी अपील की जगह नहीं है, बल्कि इसे गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। इसका काम ये देखना है कि देश में सब कुछ संविधान के हिसाब से ही चले। अच्छा, सब कुछ हमेशा ठीक ठाक तो नहीं चलता है ना, कभी कभी हालात बिगड़ भी जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है जब पूरा सिस्टम ही एक तरह से टूटने की कगार पर हो? हमारे संविधान ने ऐसे राष्ट्रीय संकटों के लिए भी पहले से ही इंतजाम कर रखा है। संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र मिलता है। पहला, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी। ये तब लगती है जब देश पर कोई बाहरी हमला हो या युद्ध जैसी स्थिति हो। दूसरा है आर्टिकल 356, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर पा रही हो। और तीसरा आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो तब लगती है जब देश की आर्थिक स्थिरता खतरे में हो। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक बहुत ही जरूरी सवाल, क्या ये नियम बदले जा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीता जागता दस्तावेज कहा जाता है, जो वक्त के साथ सांस लेता है, बदलता है और खुद को नई जरूरतों के हिसाब से ढालता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आर्टिकल 2 और 3। ये हमारे पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि वो नए राज्य बना सकें या पुराने राज्यों की बाउंड्रीज को बदल सकें। सोचिए, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, ये सब नए राज्य कैसे बने? इसी पावर का इस्तेमाल करके। ये दिखाता है कि भारत का नक्शा भी जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। लेकिन संविधान को बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसकी प्रक्रिया बहुत सख्त है, जो आर्टिकल 368 में दी गई है। किसी भी बड़े बदलाव के लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और कुछ खास बदलावों के लिए तो आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की भी मंजूरी जरूरी होती है। ऐसा क्यों? ताकि कोई भी बदलाव जल्दबाजी में ना हो, बल्कि पूरी सोच समझ और आम सहमति से हो। और इस पूरी सोच को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कोट से बेहतर कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा था, संविधान केवल एक वकील का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक वाहन है और इसकी आत्मा हमेशा युग की आत्मा होती है। कितनी गहरी बात है। मतलब ये संविधान वक्त के साथ चलता है, वक्त की जरूरतों को समझता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर आज इस दौर में संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ने का मौका मिले तो वो किस बारे में होना चाहिए? क्या वो डेटा प्राइवेसी के बारे में हो, या क्लाइमेट चेंज के बारे में, या फिर हमारे डिजिटल राइट्स के बारे में? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा संविधान भविष्य के लिए कितना तैयार है। इस पर सोचिएगा जरूर।